जस्टिस चाहिए। ऐसा तो नहीं है रेप पहली बार हो रहा है। आपको 5 दिन लग गया, स्टेट गवर्नमेंट को 5 दिन लग गया उतर के भाषण देने में कि আমরা ইনার সাথে কথা বলছিলাম, আমরা উনার সাথে কথা। 5 दिन आपको फैब्रिकेट करने में लगा एविडेंस को, या आपको समस्या मतलब समाधान निकाल रहे थे आप। We are fighting to our level best। हर रोज कैंडल मार्च, हर रोज रैली, जवाब मांग रहे हैं पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, हर मीडिया बोल रहा है कि एक ही इंसान का काम था, ये था इंसान, बस केस को जैसे तैसे करके क्लोज किया जा रहा है। मैं लॉयर हूँ, कल को मेरे साथ कोर्ट में रेप होगा तब who will stand for me? I have to stand for myself. This is getting Mamata Banerjee has never taken rape as a heinous crime. This time I want punishment to be as heinous as the crime was. Both her legs were wide open at right angle। मतलब पूरा पेल्विक गर्डल तोड़ दिया गया है, ऐसे पैर मिले वाइड ओपन। उनकी आंटी ने बोला कि जब देखा उनको चश्मे टूटे हुए, आंखों में गड़े हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितना सीमन मिला है, चाह के भी एक इंसान 2 से 3 बार भी इजैकुलेट करेगा तब भी इतना सीमन नहीं मिल सकता। इट वाज अ गैंग रेप। আমার মনে হয় না একটা স্ট্রে ইনসিডেন্টে সবাইকে সমস্ত কিছুকে নিরাপদ না মনে করাটা ঠিক না। ইট ইজ জাস্ট ওয়ান অফ দি ইনসিডেন্টস। পৃথিবীতে সব জায়গায় এরকম করে অ্যাক্সিডেন্টস হয়, বাট দিস হ্যাজ টু বি স্ট্রিক্টলি টেল্ড। क्राइम सीन में जो भी कुछ भी करके चला जा रहा है, माय क्वेश्चन इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अंडर हुज डोमेन? कोलकाता रेप केस, देश पर लगने वाला एक और काला कलंक जिसने देश की बेटियों को एक बार फिर से सहमा दिया। बेटियों के माता पिता को ये सोचने पर एक बार मजबूर कर दिया कि उनकी बेटियां इस धार्मिक संस्कारी देश में किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है। यहाँ हर कोने पर कोई ना कोई हैवान उनकी बेटियों को नोचने के लिए भूखे सियार की तरह इंतजार कर रहा है। आखिर इस देश की कानून व्यवस्था की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन दरिंदों को इनके कुकर्मों की वाजिब सजा भी नहीं मिल पा रही है, ना उन बेटियों को न्याय मिल पा रहा है जिन्होंने इनकी दरिंदगी के कारण तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया, और ना ही इनके मजबूर माता पिता को अपनी बेटियों के लिए इंसाफ दिलाने वाला कोई इंसान इस देश में पैदा लगता है नहीं हुआ है। वहीं कोलकाता रेप केस इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। वहीं इस केस को काफी सारे लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मैटर को एक अलग ही मोड़ दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पूरी चीज डिस्क्राइब करके कि आखिर इस मैटर को किस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, हाइड करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं बॉलीवुड समाचार। इस केस में संजय रॉय अकेला मुजरिम नहीं है जैसा हमें बताया जा रहा है। इस क्राइम में और भी लोग शामिल हैं जिन्हें शायद बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि केस के बस 5 दिन बाद ही क्राइम सीन से 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन चालू करवा दिया गया है। आमतौर पे तो क्राइम सीन को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है, तो कुछ कह रहे हैं कि क्योंकि संजय रॉय कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, इसी वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं इस भारत की बेटी होने के नाते इस देश में इनसिक्योरिटी फील करते हुए कुछ सवाल करना चाहती हूँ। सवाल कोई अलग नहीं रहेंगे, इसी केस से जुड़े सवाल ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर देने वाली होंगे। सवाल इस बात को क्लियर कर देंगे कि इस केस में मेजर टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हुए। चलो इसे समझने के लिए हमें कहानी को शुरू से समझना होगा। 9 अगस्त को कोलकाता के एक सरकारी हॉस्पिटल जिसे आरजी कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, इसी हॉस्पिटल में एक 31 साल की डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में रेप करके मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि उसकी आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, वो भी काफी ज्यादा, और वो बिना कपड़ों के थी। हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी जिसमें डॉक्टर्स को कंटिन्यू डे नाइट और इमरजेंसी और पेशेंट्स की केयर करने के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। सही सुना आपने, 36 घंटे इन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। वहाँ पे खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना सब कुछ इंक्लूड्स होता है। इन डॉक्टर को हॉस्पिटल में ही ये सारी चीजें करनी होती है और उस रात भी 24 घंटे काम करने के बाद विक्टिम और उनकी
4 कलीग्स, जी हाँ 4 कलीग्स खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में आए थे, जहां वो लोग नीरज चोपड़ा की मैच देख रहे थे। रात के 3 बज चुके थे और उन सबका डिनर होने के बाद चारों कलीग्स अपनी ड्यूटी में वापस चले गए, लेकिन विक्टिम डॉक्टर हेक्टर ड्यूटी के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहती थी, इसीलिए वो वहीं पे सेमिनार हॉल में थोड़ी देर के लिए सो गई। इसके बाद रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब सुबह 4 बजे संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति रूम में एंट्री लेता है और डॉक्टर का रेप किया, उन्हें फिजिकली हैरेस्ट किया और इसी दौरान यानी कि रात 3 से 5 बजे के बीच डॉक्टर की मौत हो गई। फिर कुछ 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी को डिस्कवर किया गया, लेकिन उससे पहले सवाल यह आता है कि बॉडी को सबसे पहले किसने देखा। इस बारे में अब तक कोई भी खबर सामने नहीं आई है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। वही विक्टिम की बॉडी को 7:30 बजे सेमिनार हॉल में मिली, लेकिन उनके पेरेंट्स को कब इन्फॉर्म किया गया? इस घटना के 3 घंटे बाद, सुबह 10:30 बजे। और इसके बाद भी जब पेरेंट्स वहां पर पहुंचे तो उन्हें सेमिनार हॉल के बाहर करीब 3 घंटे बाहर खड़ा रखा गया। उन्हें अपने बेटी की बॉडी को एक बार देखने तक नहीं दिया गया। एक माता पिता जिनकी बच्ची का बुरी तरीके से रेप किया गया और उसने दम तोड़ दिया हो, वही माँ बाप 3 घंटे खड़े रहकर अपनी बेटी के शव को देखने के लिए, उसकी बॉडी को देखने के लिए रोते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते रहे कि उन्हें अपनी बेटी को एक बार देखना है या फिर उन्हें दिखा दो, लेकिन बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी बात नहीं मानी। माँ बाप अपनी बेटी को देखने के लिए हाथ जोड़ते रहे, कहते रहे कि हमें एक बार दिखाओ हमारी बच्ची का मुंह, एक बार दिखाओ, लेकिन इन बेचारे माता पिता को बेटी का मुंह तक नहीं दिखाया। 3 घंटे बाद जो फाइनली पेरेंट्स अंदर गए तो उनकी बेटी की ऐसी हालत थी जिस हालत में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं देख सकता है। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, चश्मा पूरी तरीके से टूटा हुआ था, पूरी बॉडी पर इंजरी मार्क्स थे, आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से काफी ज्यादा खून बह रहा था। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी एक बार में बता सकता था कि किसी एक व्यक्ति का काम ये नहीं हो सकता, लेकिन शायद हॉस्पिटल को ये सब नहीं दिख रहा था। हॉस्पिटल तो इस केस को एक सुसाइड केस बोलकर रातों रात रफा दफा करना चाहता था और इसीलिए यही कहानी का पहला लूप हो रहा है। और यही इस केस में पहला सवाल है कि क्लियर कट रेप और मर्डर केस को हॉस्पिटल में सुसाइड क्यों डिक्लेयर किया। वही दूसरा और सबसे ज्यादा पेचीदा सवाल है कि आखिर क्यों उनके पेरेंट्स को 3 घंटे तक अपनी बेटी को देखने के लिए इंतजार कराया गया, बॉडी तक नहीं दिखाई गई। क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किसी को बचा रही है या फिर अंदर एविडेंस को टैंपरिंग हो रही थी, यानी क्लियर किया जा रहा था एविडेंस को। वही तीसरा और सबसे हैरान कर देने वाला सवाल खड़ा होता है, जो काफी ज्यादा शर्मनाक बात है, कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना कोई ऑटोप्सी किए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए बिना डायरेक्टली जजमेंट पास कर दिया कि उस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की एक मेंटल डिसीज थी और इसी कारण से उन्होंने सुसाइड किया। आखिर ऐसा क्यों? प्रिंसिपल साहब, क्या आपकी कोई बेटी नहीं है या फिर उनके साथ ऐसा होने की राह देख रहे हैं? क्या इस घटना में प्रिंसिपल, हॉस्पिटल के अलावा और भी कोई लोग इन्वॉल्व थे जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है? ये सब आरोप हम नहीं बल्कि विक्टिम के पेरेंट्स लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे और प्रिंसिपल पे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी हॉस्पिटल ने पूरी कोशिश की इस केस को कैसे ना कैसे करके खामोश कर दिया जाए, उसे दबा दिया जाए। लेकिन जब ये बात उसी हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स तक और बाकी स्टाफ्स तक पहुंची तो उन्होंने इसके खिलाफ तुरंत प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट पर उतर आए और धीरे धीरे ये जो केस है वो पूरे देश में इस घटना की जो पूरी चीजें हैं वो फैल गई। सोशल मीडिया पे भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा और ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके बाद तो पोस्टमार्टम होना ही था और जब उनकी रिपोर्ट सामने आई उसके बाद तो ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। पोस्टमार्टम ने रिवील किया कि उस डॉक्टर को बुरी तरीके से सेक्सुअल हैरेस्ट किया गया था। रिपोर्ट में ये बात क्लियर कर दी गई है कि कोई सुसाइड केस नहीं है ये। और इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि करीब रात को 4 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल में एंटर किया था। सेमिनार हॉल में पुलिस को ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला है जो चेक करने पर संजय रॉय के फोन से सीधा कनेक्ट हुआ। इसका सीधा मतलब है कि यही है वो व्यक्ति जो इस घटना का मुख्य आरोपी। इसीलिए पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। जब संजय से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने ये कबूल भी कर लिया
अब ये संजय रॉय आखिर कौन है और आखिर क्यों बंगाल सरकार इस केस को मैनिपुलेट करने में लगी हुई है। दरअसल संजय रॉय किसी भी तरीके से हॉस्पिटल से कनेक्टेड नहीं था। जी हाँ, संजय रॉय हॉस्पिटल से कनेक्टेड नहीं था, ना ही वो कोई स्टाफ मेंबर था और ना ही वो कोई मेडिकल पर्सन था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में संजय रॉय कलकत्ता पुलिस के साथ वेलफेयर सेल में एक सिविल वॉलेंटियर की तरह काम करता था। सिविल वॉलेंटियर वो लोग होते हैं जो बेसिकली पुलिस को कुछ बेसिक काम में जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट इन सबको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट्स के हिसाब से संजय अक्सर कोलकाता पुलिस की टी शर्ट पहन के घूमता था और उसने अपने मोटरसाइकिल में कोलकाता पुलिस का प्लेट भी लगाया हुआ था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहां किसी पेशेंट के रिलेटिव्स को भी बिना विजिटिंग कार्ड के एंट्री तक नहीं मिलती, वहां इस बंदे को सुबह के 4 बजे बिना कोई रोक टोक के एंट्री कैसे मिल जाती है। और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में गार्ड तो होते ही होंगे, उन्होंने संजय रॉय को आखिर क्यों नहीं रोका। और इस सब के बीच एक बात जो इस सारी घटना को संदेह के कटघरे में खड़ा करती है वो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज आखिर रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है। अगला सवाल ये कि ट्विटर पर आरजी कार मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उसमें वो देखा जा सकता है कि क्राइम सीन से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू कर दिया गया है और पुलिस भी वहां पे दिखाई दे रही है। लेकिन जहां इस तरह कोई भी क्राइम होता है उस जगह को अक्सर सील कर दिया जाता है, आसपास की लोकेशन को पुलिस के थ्रू सील कर दिया जाता है। लेकिन बंगाल की निकम्मी पुलिस और आरोपियों से मिली सरकार में बैठे लोग ये जानते हुए भी सबसे बड़ा क्राइम हुआ है वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू कराने की परमिशन कैसे दी। क्या ये इस केस को डाइवर्ट करने की साजिश है या फिर इस केस को पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश की जा रही है या फिर ये आरोपियों को बचाने की कोई प्लानिंग है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी यही क्लेम कर रही हैं। एक बात जो आप सभी को जानना चाहिए कि ये संजय रॉय का ये पहला क्राइम केस नहीं है। इस इंसिडेंट के कुछ हफ्ते पहले ही उसके खिलाफ एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करने की कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, लेकिन इस पर पुलिस ने क्या किया? नो एक्शन एट ऑल। और इस केस के भी पहले एक और केस में एक औरत ने लाल बाजार पुलिस स्टेशन में ये कह के रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रॉय पिछले 3 महीने से उसे फोन करके परेशान कर रहा है। महिला का आरोप है कि रॉय ने पहली बार उसे मेडिसिन खरीदने के बहाने आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल से ही कांटेक्ट किया था और प्रिस्क्रिप्शन से उसने उसका नंबर चुरा लिया, जिसके बाद लगातार रॉय उस पर प्रेशर डाल रहा था और धमकी दे रहा था कि वो उसे मिलने आए। लेकिन आप यकीन मानिए इतना कुछ घटित होने के बावजूद भी वहां की पुलिस ने क्या एक्शन लिया। दूसरी बात यह कि अरेस्ट होने के बाद भी संजय रॉय के स्टे और मोबाइल से पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी मिला है। एंड जब पूछताछ की गई तब बताया गया कि संजय की 4 बार शादी हो चुकी है और उसकी 3 वाइफ उसे छोड़कर चली गई है। उसके अब्यूज बिहेवियर की वजह से और उसकी चौथी पत्नी को कैंसर हो गया था, इसके कारण उनकी मौत हो गई थी। क्या ये बात आपको हैरान नहीं करती कि जब वही सेम आदमी सेम हॉस्पिटल की डॉक्टर के साथ पहले भी बदतमीजी कर चुका है, उसके ऊपर से उसका हिस्ट्री भी कुछ खास नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के उसके ऊपर कितने सारे एलिगेशन लग चुके हैं, फिर भी उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या पुलिस एक बड़ा क्राइम होने का इंतजार करती रहती है? अब हमारा आखिरी सवाल ये है कि जब इस बंदे की पास्ट हिस्ट्री शो करती है कि वो एक सीरियल ऑफेंडर है, फिर भी वो कैसे एक सिविक वॉलंटियर बना जाता है? ऐसे गवर्नमेंट लेवल पोस्ट के लिए कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होता क्या? इस पूरी कहानी में ये साफ दिखाई दे रहा है कि कोई एक व्यक्ति इस गुनाह का गुनहगार नहीं है। इसलिए आज पूरे देश चाहता है कि अब इस केस में किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेटिक व्यक्ति है? क्या संजय को इस फेक रोड बना के बलि का बकरा बना के पुलिस के हवाले करके बाकी रैपिस्ट को बचाया जा रहा है? आफ्टर ऑल अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जिस तरीके से महिला डॉक्टर को मारा गया है ये क्राइम कोई एक व्यक्ति का नहीं है। और अगर ये केस ऑफ गैंगरेप है तो फिर एक सवाल ये है कि बाकी के रैपिस्ट कहाँ हैं? क्या वो आज भी खुले में घूम रहे हैं? और आखिर में बस इतना कि
जब भी ऐसा कोई भी क्राइम होता है तो हमारी सोसाइटी के कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली विक्टिम को ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि निर्भया मामले में इसी सोसाइटी ने, अधिकांश लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने पहला ये अपना रिस्पॉन्स दिया था कि आखिर लड़की देर रात बाहर क्या कर रही थी, लड़की ने कैसे कपड़े पहने थे, लड़की कैसे बात कर रही थी, क्यों बात कर रही थी। ये सब बोलना बहुत आसान है, लेकिन अब उन लोगों से मेरा सवाल है कि इस केस का क्या। इसमें तो वो लड़की अपने हॉस्पिटल में थी, अच्छे कपड़े पहने थे, और दूसरी बात वो कहीं बाहर नहीं गई थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? आप लोग हमेशा विक्टिम को ही क्यों दोषी मानते हैं? इस देश के लोग जो रैपिस्ट को सही ठहराते हैं और पीड़िता को गलत कपड़े और गलत संस्कार की बात करते हैं, अब भी वो कुछ बोलेंगे या फिर साफ सूंघ गया? कमेंट सेक्शन में बताइए। ये पूरा केस जानने के बाद आपको किसकी गलती लगती है? क्या अभी भी आप विक्टिम को ही गलत ठहराएंगे? ये एक अकेला केस नहीं है, इस तरीके कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जो फाइलों में या फिर उन्हें दबा दिया जाता है। तो हमारी सोसाइटी को एक अवेयरनेस की जरूरत है कि विक्टिम को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।